दोस्तों आज है 18 सितंबर 2025। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ बड़ा समझौता, करेंगे एक दूसरे की मदद। एक और खबर आ रही है, हमास के वरिष्ठ नेता गाजी हमद पहली बार सामने आए और कहा हम अकेले टारगेट नहीं है, पूरा अरब राष्ट्र है टारगेट। एक और खबर आ रही है ईरान से, ईरान और यूरोप की बातचीत बेनतीजा हुई, यूएन पाबंदियों का मंडरा रहा है खतरा ईरान पर। दोस्तों एक और खबर है, सीरिया के राष्ट्रपति बोले इजराइल से सुरक्षा समझौते के नतीजे कुछ दिन में आ जाएंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा में तबाही, इजराइल हमलों में मौत का आंकड़ा 65,000 पार और 90% आबादी हुई गाजा के अंदर बेघर। ये सारी आज की बड़ी खबरें, टॉप की खबरें, जो चुनिंदा खबरें आज की, और एक एक करके सारी खबरें हम आपके सामने रखेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की और बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त आपका न लेते हुए पहली खबर पे हम बात करते हैं। क्या है पहली खबर? दोस्तों मिडिल ईस्ट में एक बड़ी खबर सामने आई है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने अब एक औपचारिक रक्षा समझौता यानी डिफेंस पैक्ट पर साइन कर दिए हैं। मतलब अब अगर किसी भी देश पर खतरा आया तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, इस तरीके का इन्होंने समझौता किया है। लेकिन सवाल यह है कि ये डील क्यों हुई और इसके पीछे असली वजह क्या है। चलिए पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ, पूरी बात मैं अपनी रखता हूँ, क्या मामला है, ये क्या खबर है। दोस्तों सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक नया आपसी रक्षा समझौता म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है। मतलब अब अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो दूसरा देश उसकी मदद जरूर करेगा, इस पर इन्होंने साइन किए हैं, समझौता किया है। और ये समझौता क्यों इन्होंने किया है, तो सऊदी अरब की चिंता उसको सता रही थी कि खाड़ी के जो देश हैं, खाड़ी देशों को अब अमेरिका पर पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। उन्हें लगता है कि अमेरिका अब उनकी सुरक्षा की गारंटी पहले जैसी मजबूती से नहीं दे रहा है, तो इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया। पाकिस्तान जो है वो एक परमाणु हथियारों वाला देश है, इसलिए अगर सऊदी और पाकिस्तान साथ आते हैं तो उन्हें मिलिट्री ताकत और बढ़ जाती है उनकी। दोस्तों पिछले हफ्ते, जैसे कि आप सबको पता ही है, इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया था और उस समय वहाँ पर हमास के नेता सीज़फायर बातचीत कर रहे थे। इसी हमले में अरब देशों को गुस्से में ला दिया था। इस हमले के बाद से अरब देश काफ़ी गुस्से में आ गए थे। इसका मतलब है सऊदी और पाकिस्तान का यह समझौता सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका के लिए एक चेतावनी माना जा रहा है। ये सिर्फ दोस्ताना डील नहीं है, बल्कि एक तरह से मिडिल ईस्ट में नई शक्ति संतुलन बनाने की शुरुआत है। अब अगर खाड़ी क्षेत्र में कोई बड़ा संकट आता है, कोई बड़ा हमला होता है, तो सऊदी और पाकिस्तान एक दूसरे का साथ देंगे, ऐसी डील इन्होंने की है। सऊदी अरब ने अब अमेरिका पर पूरा भरोसा जताने के बजाय पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर देश को अपना पक्का सुरक्षा पार्टनर बना लिया है। दोस्तों ये पहली खबर थी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आज की दूसरी बड़ी खबर पे, बात करते हैं दूसरी खबर की। दोस्तों इजराइल के हमले का निशाना बने हमास के वरिष्ठ नेता गाजी हमद पहली बार सामने आए। दोहा कतर में हुए इस अटैक के बाद उन्होंने अल जजीरा के इंटरव्यू में कहा है, अल जजीरा के इंटरव्यू में खुलासा किया है, उन्होंने साफ कहा है हम अकेले टारगेट नहीं हैं, पूरा अरब राष्ट्र टारगेट पर है। पिछले हफ्ते इजराइल ने दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाया था। गाजी हमद ने बताया कि उस वक्त वे अमेरिका प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे, जिसका मकसद जंग को ख़त्म करना था। मीटिंग ख़त्म होने के 1 घंटे के अंदर ही धमाकों की आवाज़ सुनाई दी और उन्हें समझ आ गया कि ये असैसिनेशन अटैक है। हमद ने कहा हम गाजा के लोग हैं, हमें ये आवाज़ें पहचान में आती हैं। हमने तुरंत भागने की कोशिश की और बच निकले। उनका मतलब था कि हम गाजा में रहते हैं तो हमको ये बमों की धमाकों की आवाज़ की आदत सी बनी हुई है, तो हमें तुरंत ही पहचान हो गई, इसलिए हम बच निकले। उन्होंने अमेरिका पर भरोसे की कमी जताई और कहा कि अमेरिका मध्यस्थता पर कोई भरोसा नहीं रहा, क्योंकि ये खुद अपने प्रपोजल से पीछे हट गए। वहीं बंधकों के होस्टेज के मुद्दे पर उनका कहना था हम कैदियों के साथ अपने मूल्य के अनुसार व्यवहार करते हैं, लेकिन उन्हें खतरे में डालने वाले असल में इजराइल कब्जेदार हैं। दोस्तों गाजी हमद ने यहाँ तक दावा किया कि 7 अक्टूबर की घटना ने फ़िलिस्तीन के मुद्दे को फिर से दुनिया के एजेंडे में ला दिया है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों, क्या ये बयानों से अरब देशों की प्रतिक्रिया और तेज होगी और क्या इजराइल अब और बड़े कदम उठाएगा? दोस्तों हालात बेहद ही नाजुक हैं और आने वाले दिनों में इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर देखने को मिल सकता है। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ आज की तीसरी बड़ी खबर पे। ये दूसरी खबर थी दोस्तों, तीसरी खबर पे बात करते हैं। तीसरी खबर क्या है, और ये खबर है ईरान को लेकर। दरअसल दोस्तों ईरान और यूरोप के बीच चल रही बातचीत एक बार फिर अधर में लटक चुकी है, लटक गई है, आधे में ही लटक गई है।
और अब खतरा है कि ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रतिबंध फिर से लगाए जा सकते हैं। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं पूरी डिटेल, पूरी खबर क्या है ये सही से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या मामला है ये। दरअसल ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी यानी E3 देशों ने ईरान को साफ चेतावनी दी थी। अगस्त में उन्होंने 30 दिन की डेडलाइन दी थी, जिसमें शर्त रखी गई थी कि अगर ईरान IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी को पूरी तरह से जांच की इजाज़त नहीं देता तो स्नैपबैक मैकेनिज्म चालू कर दिया जाएगा। E3 देशों ने ये ईरान को चेतावनी दी थी। इसका मतलब है कि ईरान पर UN के पुराने प्रतिबंध या पुराने सैंक्शन फिर से लगने वाले हैं, लग सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। ईरान ने IAEA से सहयोग की बात तो मानी है, लेकिन अब तक कोई ठोस ट्रांसफॉर्मिंग या गारंटी नहीं दी है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ईरान के पास कितना यूरेनियम जमा है, इसका डेटा भी अभी तक क्लियर किसी को नहीं पता है, क्योंकि जून में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर, न्यूक्लियर साइट पर हमले भी किए थे, बमबारी भी की थी। तो अब सवाल ये है दोस्तों, क्या ईरान झुकेगा या फिर यूरोप और अमेरिका मिलकर उस पर कड़े UN प्रतिबंध फिर से लागू करेंगे? दोस्तों हालात बहुत टेढ़े हो चुके हैं और आने वाले दिनों में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और धमाका हो सकता है। चलिए हम अपना रुख करते हैं आज की चौथी बड़ी खबर पे। आज की चौथी में बड़ी खबर आपको बताता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट खबर है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो ये खबर भी आपके लिए सुनना बेहद ही ज़रूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये खबर है सीरिया को लेकर। दोस्तों सीरिया और इजराइल के बीच बड़ी हलचल मची हुई है। जैसे मैंने आपको कल भी एक खबर बताई थी, सीरिया की न्यूज़, सीरिया के ऊपर बताई थी। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा का कहना है कि दोनों देशों के बीच चल रही सुरक्षा समझौते की बातचीत अगले कुछ दिनों में नतीजे तक आ सकती है, नतीजा ला सकती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये समझौता है क्या और इसका असर क्या होगा? राष्ट्रपति शरा ने कहा है कि ये सुरक्षा समझौता जरूरी है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें होंगी। सबसे अहम शर्त यह है कि सीरिया की हवाई सीमा और ज़मीन की एकता का पूरा सम्मान किया जाएगा, उस पर कब्जा नहीं होगा। साथ ही इस समझौते पर निगरानी की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र यानी UN की होगी। जो ये समझौता होगा, ये शर्तें रखी हैं सीरिया ने। शरा ने साफ कहा है कि अमेरिका सीरिया पर दबाव नहीं डाल रहा है, बल्कि मध्यस्थता मतलब मीडिएटर मतलब बीच की भूमिका निभा रहा है, बीच में जो है बातचीत का हिस्सा बन रहा है, कि शरा ने कहा है। उन्होंने ये भी बताया कि दिसंबर 8 से अब तक इजराइल ने सीरिया पर 1000 से ज़्यादा हवाई हमले और 400 से ज़्यादा ज़मीनी घुसपैठ भी की है। उनका कहना है कि इजराइल की ये कार्रवाई अमेरिका की उस पॉलिसी के खिलाफ है जिसमें कहा गया था कि सीरिया को स्थिर और एकजुट रहना चाहिए। शरा ने चेतावनी दी है कि अगर ये हालात ऐसे ही चलते रहे तो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। दोस्तों तस्वीर साफ है, सीरिया और इजराइल के बीच अगर सुरक्षा समझौता हो गया तो मिडिल ईस्ट की राजनीति पूरी तरीके से बदल सकती है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इजराइल अपनी लगातार हमलावर नीति छोड़ेगा, जो लगातार वो हमले करता है वो छोड़ेगा, या फिर आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ेंगे? नजरें अब अगले कुछ दिनों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यही से तय होगा कि मिडिल ईस्ट में शांति आएगी, ये टकराव और बढ़ेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सीरिया और इजराइल सच में समझौते पर पहुंचेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना, कमेंट करके जरूर बताना। अब हम बढ़ते हैं आज की पांचवी बड़ी खबर की तरफ, और ये खबर है गजा से। दोस्तों ये खबर आपका दिल दहला देगी। दोस्तों गजा से एक बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आ रही है। इजरायली सेना गजा सिटी में और गहराई तक पहुंच गई है और अंदर तक घुस गई है, और अब मरने वालों की संख्या हो गई है 65,000 से भी ज़्यादा। मतलब इजराइल ने गजा सिटी पर पिछले कुछ दिनों में 150 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक और तोपों से हमले किए हैं। इन हमलों में ऊंची इमारतें, टेंट और कैंप तक ढह दिए हैं। फ़ोन और इंटरनेट सेवाएं भी काट दी गई हैं, जिससे लोगों के लिए एम्बुलेंस बुलाना और मदद लेना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। गजा की जो स्वास्थ्य मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री, उसके मुताबिक गजा में अब तक 65,062 लोग मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, और 1,65,000 से ज़्यादा लोग घायल भी हैं। स्वतंत्र राष्ट्र यानी UN और स्वतंत्र विशेषज्ञ इन आंकड़ों को काफ़ी हद तक भरोसेमंद मानते हैं। दोस्तों हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि गाजा की 90% आबादी को अपना घर छोड़कर जाने पर मजबूर हुए, अपना घर छोड़ना पड़ा, और अब वहाँ अकाल यानी फेमिन की स्थिति है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कभी इस तबाही का अंत होगा या हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे? कमेंट में दोस्तों अपनी राय ज़रूर रखना। दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें, जो सारी इंपॉर्टेंट खबरें थी, बड़ी खबरें थी, जो एक एक करके हमने आपको बताई। कैसी लगी आपको जानकारी? हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया को अपनी असली नज़र से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जुड़ जाइए हमारे साथ।
सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।